हेलो दोस्तों, नमस्कार। नंदनी क्लासेस साहित्य चैनल में मैं डॉक्टर यशुकृति हजारे आप सभी का स्वागत करती हूँ। यदि आप मेरे चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और कमेंट जरूर करिए ताकि आपको समय समय पर नोटिफिकेशन मिलता रहे। साथ ही आप टेलीग्राम में भी जुड़ सकते हैं। टेलीग्राम है nandani-classes.साहित्य। वहाँ पे आपको क्वेश्चन कराए जा रहे हैं जिसका आप पूरा लाभ ले सकते हैं। चलिए देर का ना करते हुए आज हम प्रेमचंदोत्तर युग के बारे में जान लेते हैं। तृतीय उत्थान, इसके पहले हमने जो प्रेमचंद युग के बारे में जान लिया है और आप पूरा विस्तृत वहाँ उस वीडियो में भी आप जाकर सुन सकते हैं। तो दोस्तों आज हम प्रेमचंदोत्तर युग हिंदी उपन्यास के बारे में जानेंगे। प्रेमचंद के उपरांत तो जब बात आती है प्रेमचंद के बाद हिंदी उपन्यास किसी एक निश्चित दिशा की ओर वो अग्रसर नहीं हुआ, बल्कि उसकी विविध धाराएं और अनेक दिशाओं की ओर अग्रसित और प्रभावित हुई। विषय की दृष्टि से यदि बात करें तो हम प्रेमचंदोत्तर को विपन्यासों का जो उपन्यास है उसको वर्गीकरण किया जा सकता है। वर्गीकरण करेंगे कैसे, जिसमें देखिए पहला कर सकते हैं मनोविश्लेषणवादी उपन्यास, दूसरा कर सकते हैं साम्यवादी उपन्यास जिसे प्रगतिवादी उपन्यास भी कहेंगे, ऐतिहासिक उपन्यास, आंचलिक उपन्यास और प्रयोगवादी उपन्यास। तो इस तरह से 5 स्तर में हम इसको विभाजित कर सकते हैं। मनोविश्लेषणवादी उपन्यास, साम्यवादी, प्रगतिवादी उपन्यास, ऐतिहासिक, आंचलिक और प्रयोगवादी उपन्यास। जब ये इस कालक्रम की दृष्टि को रखकर यदि हम प्रेमचंदोत्तर उपन्यासों का वर्गीकरण करें तो उसे 3 कालखंडों में भी विभाजित किया जाएगा। 1936 आप देख रहे हैं, 1936 की बात कर रहे थे हम। 1936 से 1950 तक के उपन्यास, फिर 1950 से 1960 तक के उपन्यास, फिर 1960 के उपरांत के उपन्यास। तो मनोविश्लेषणवादी की बात करते हैं हम। पहला हमने देखा है मनोविश्लेषणवादी उपन्यास। तो दोस्तों इसमें मनोविश्लेषणवादी उपन्यास के अंतर्गत आप देखें कि किस तरह से ये जो रहा है वो इसमें कौन कौन उपन्यासकार आते हैं, किन किन उपन्यासकार का नाम आता है। तो मनोविश्लेषणवादी उपन्यास के अंतर्गत 3 नाम आते हैं, 3 और 4 भी हम कहेंगे। पहला जैनेन्द्र, आप देख ही रहे हैं यहाँ पे जैनेन्द्र, यहाँ पे देखिए जैनेन्द्र, जैनेन्द्र का नाम आएगा। जैनेन्द्र का समय काल 1905 से 1988, आप इसको याद रख लीजिएगा। 1905 से 1988 इसको मिलान के लिए भी इनका आ जाता है, समय काल पूछ दिया जाता है। दूसरा है ईलाचंद्र जोशी, ईलाचंद्र जोशी। और तीसरा है अज्ञेय, अज्ञेय का नाम आएगा। और चौथा है डॉक्टर देवराज। अब हम देखेंगे पहला जैनेन्द्र का नाम आता है सबसे पहले। तो मनोविश्लेषणवादी जैनेन्द्र के बारे में थोड़ा सा जानकारी ले लेते हैं। जैनेन्द्र को मैंने अभी जैनेन्द्र का जो समय काल है वो बताया है 1905 से 1988 इनका समय काल है। जैनेन्द्र को हिंदी में मनोविश्लेषणवादी उपन्यास का जनक माना जाता है। क्या माना जाता है? मनोविश्लेषणवादी उपन्यास का जनक माना जाता है, आरंभकर्ता माना जाता है। जैनेन्द्र के अधिकांश उपन्यासों का मूल विषय क्या है? तो मूल विषय है काम पीड़ा, काम पीड़ा एवं अहम का समर्पण। क्या है? अहम का समर्पण दिखाई देता है। जैनेन्द्र के संबंध में गोपाल राय ने लिखा है, गोपाल राय ने लिखा है, व्यक्ति के आंतरिक जीवन, मानसिक द्वंद्व, मूल्य विषयक संघर्ष आदि को अधिक गहराई और सृजनात्मक के साथ उपन्यास का विषय बनाने का श्रेय जैनेन्द्र को है। तब जब गोपाल राम ने कह ही दिया कि व्यक्ति के आंतरिक जीवन और मानसिक जो द्वंद्व होता है, मूल्य विषयक संघर्ष होता है आदि के विषय को अधिक गहराई और सृजनात्मक के साथ उपन्यास का विषय बनाने का श्रेय जैनेन्द्र कुमार को है। क्योंकि हमने देखा ही है मनोविश्लेषणवादी है, तो इसमें जो मन में जो द्वंद्व उत्पन्न होते हैं, आंतरिक व्यक्ति के आंतरिक जीवन में जिस तरह से द्वंद्व उत्पन्न होते हैं, वे संघर्ष साहित्य में उस उपन्यास में दिखाई देता है। तो जैनेन्द्र कुमार का यहाँ पे जैनेन्द्र जी को कहा गया है। चलिए अब देखते हैं यहाँ पे एक और देख लीजिए। ईलाचंद्र जोशी को हिंदी में मनोवैज्ञानिक उपन्यास का पुरस्कर्ता माना जाता है। किसे कहा है? गोपाल राय के अनुसार ही मत है। अब जैनेन्द्र जी की रचनाएं क्या क्या हुई थी, कौन कौन सा उपन्यास हुआ था, देखिए। सबसे पहले परख बहुत ही महत्वपूर्ण है कि जितने भी रचनाएं हैं सारे महत्वपूर्ण हैं, क्योंकि इसमें से बहुत बार प्रश्न बनते हैं।
परख का समय काल देखिए 1929, प्रेम का आदर्शीकरण इसमें दिया गया है। परख की बात करूँ तो परख उपन्यास जो है उसका केंद्रीय विषय प्रेम के एक विशेष आदर्श का चित्रण किया गया है। प्रेम के क्या किया गया है? प्रेम के यहाँ पे एक विशेष आदर्श का चित्रण किया गया है। प्रेम का त्रिकोण तथा पत्नी व प्रेमिका का द्वंद्व उपन्यास में चित्रित हुआ है। ठीक है दोस्तों, इसमें अगर पूछा जाए कि परख में क्या विशेष है, तो परख जो उपन्यास है 1929 में लिखा गया और प्रेम का आदर्शीकरण यहाँ पे दर्शाया गया है। तो इस उपन्यास में केंद्रीय विषय प्रेम के एक विशेष आदर्श का चित्रण किया गया है। प्रेम का जो है त्रिकोण तथा पत्नी व प्रेमिका का द्वंद्व उपन्यास में चित्रित किया गया है। अब देखिए सुनीता। सुनीता जो है 1934, कई स्थान पे 1935 मिलता है, लेकिन 1934 आप इसे स्वीकार करिए, 1934। श्रीकांत यहाँ पे और सुनीता हरिप्रसन्न के मनोभाव का विश्लेषण किया गया है। सुनीता जो है 1934 में लिखा गया और इस रचना में सुनीता उपन्यास से जैनेन्द्र उपन्यास के रूप में स्थापित हुए हैं। सुनीता में दाम्पत्य प्रेम तथा दाम्पत्य से बाहर के प्रेम के मध्य तनाव का चित्रण हुआ है। उपन्यास में जैनेन्द्र ने दाम्पत्य से बाहर प्रेम करने की स्त्री अधिकार की वकालत भी की है। तो सुनीता का यहाँ पे ये आपको जानकारी होनी चाहिए। अब बात करते हैं हम त्यागपत्र। त्यागपत्र जो है 1937 में लिखी गई। जैनेन्द्र का सर्वाधिक प्रसिद्ध उपन्यास जो है त्यागपत्र है। इसमें स्त्री के विद्रोही व्यक्तित्व का चित्रण दिखाई देता है। आप यहाँ पे जैनेन्द्र के रचनाओं को, त्यागपत्र का सर्वाधिक प्रसिद्ध उपन्यास है, आप इसको पढ़िए। पढ़ने बहुत पतली है, बहुत छोटी है, आप इसको पढ़ सकते हैं अगर पढ़ना चाहे तो। उपन्यास में मृणाल के माध्यम से स्त्री के आत्मपीड़क तथा विद्रोही व्यक्तित्व का चित्रण यहाँ पे दिखाई देता है। बहुत ही महत्वपूर्ण है, यहाँ से त्यागपत्र से प्रश्न बनते हैं। तो दोस्तों मृणाल, ये जो पात्र है यहाँ पे त्यागपत्र, कौन पात्र है? मृणाल। तो इतना याद रख लीजिएगा, इसका जो पात्र है कौन है? तो मृणाल यहाँ पे पात्र है। और मृणाल के माध्यम से ही स्त्री के आत्मपीड़क तथा विद्रोही व्यक्तित्व का चित्रण प्राप्त होता है। अब हम देखेंगे कि मुक्तिबोध जैनेन्द्र का राजनीतिक विमर्श का उपन्यास यहाँ पे दिखाई देता है। अब है कल्याणी, इनकी रचना है कल्याणी, जो 1939 में लिखी गई। विवाह के पश्चात की समस्या का चित्रण है। क्या है इसमें? कल्याणी में विवाह के पश्चात की समस्या का चित्रण। प्रश्न बनता है कि विवाह के पश्चात की समस्या का जैनेन्द्र के किस उपन्यास में दिखाई देता है? तो कल्याणी में दिखा है। सुखदा की बात करें आप, सुखदा 1952, नायिका जो है सुखदा के मनोभावों का विश्लेषण है। विवर्त 1953, भुवन मोहिनी एवं जितेन की प्रेम कथा का चित्रण किया गया है। भुवन मोहिनी एवं जितेन की प्रेम कथा का वर्णन किस उपन्यास में किया गया है? तो किसमें किया गया है? विवर्त में किया गया है। किसमें है? विवर्त में। व्यतीत का समय काल 1953 है। जयवर्धन बहुत ही महत्वपूर्ण है। जयवर्धन 1956, व्यक्ति की निजता और शासन की सामाजिकता के द्वंद्व का चित्रण है। मुक्तिबोध के बारे में बात करी थी 1965, जिसमें मुक्तिबोध जैनेन्द्र का राजनीतिक विमर्श का उपन्यास है। प्रश्न बनता है कि जैनेन्द्र का राजनीतिक विमर्श का उपन्यास क्या है? तो मुक्तिबोध है। बहुत ही महत्वपूर्ण है, इसको तो याद ही रख लीजिएगा। 1965 मुक्तिबोध, ठीक है। अनंतर 1968, अनाम स्वामी 1974, मानव के धार्मिक रूढ़ियों से मुक्त होने का चित्रण किया गया है। दशार्क 1985, विवाह विच्छेद एवं स्त्री जीवन की विडंबना का वर्णन किया गया है। अब देखिए यहाँ पे जैनेन्द्र की कुछ विशेषताएं और दी गई है, जिसमें आपको मैंने पहले ही बता दिया है कि काम पीड़ा और अहम का समर्पण दिखाई देता है। अब बात करते हैं हम दूसरे रचनाकार हैं, उपन्यासकार हैं। पहले हमने जैनेन्द्र कुमार के बारे में देखा। जैनेन्द्र के परख, सुखदा, मुक्तिबोध, विवर्त, अनंतर, अनाम स्वामी भी है, दशार्क, जयवर्धन, कल्याणी, त्यागपत्र, ये सब याद रख लीजिएगा। समय और रचनाएं और किन किन यहाँ पे पात्रों का वर्णन दिखाई देता है। दूसरा हम देख रहे हैं ईलाचंद्र जोशी।
इलाचंद्र जोशी का समय काल है 1902 से 1982। 1902 से 1982। पहला जो है ज्ञानेंद्र का क्या था 1905 से 1988। इनका है 1902 से 1982। तो इसका ज्ञानेंद्र के पहले कौन आता है इलाचंद्र जोशी। इनका समयकाल इस तरह से याद रख लिया, ज्ञानेंद्र से बड़े इलाचंद्र जोशी। ठीक है दोस्तों, इसको इस तरह से याद रख लीजिएगा। अब देखिए यहाँ पे घृणामयी। घृणामयी समयकाल क्या है इनका, घृणामयी की रचना किसकी है पूछ दिया जाएगा। तो घृणामयी जो है किसकी है इलाचंद्र जोशी की है 1929 में। एक युवती के पश्चाताप का चित्रण लिखा गया है इसमें। 1950 में लज्जा शीर्षक से प्रकाशित किया गया था। प्रश्न बनता है 1950 में लज्जा शीर्षक से कौन सी रचना प्रकाशित हुई, किस रचना मतलब घृणामयी को किस से प्रकाशित किया गया, किस शीर्षक से प्रकाशित किया गया था। तो लज्जा शीर्षक से प्रकाशित किया गया था। कई स्थान पे लज्जा जो है ये 1929 मिलता है, लेकिन अब तक तो 1950 ही ये प्राप्त हुआ है। तो इसको याद रख लीजिएगा 1950 में लज्जा शीर्षक प्राप्त हुए थे। बात करते हैं सन्यासी। इसमें सन्यासी घृणामयी की बात करूं तो घृणामयी जो है 1950 में ही है और लज्जा शीर्षक से प्रकाशित हुआ, जिसमें घृणामयी उपन्यास जो है वो क्या है आत्मकथात्मक है। क्या है आत्मकथात्मक प्रविधि। आत्मकथात्मक प्रविधि, ठीक है। ये प्रविधि में लिखित एक युवती के पश्चाताप की कथा है। घृणामयी नाम से ही स्पष्ट हो रहा है, इस घृणामयी उपन्यास में आत्मकथात्मक प्रविधि में लिखित एक युवती के पश्चाताप की कथा का वर्णन किया गया है। सन्यासी। सन्यासी का समय देखिए 1940। 1940 में नंद किशोर के अहम भाव का मनोविश्लेषण वर्णन किया गया है। तो यहाँ पे आप देखेंगे सन्यासी में क्या है, सन्यासी में नायक जो है वो नंद किशोर है। क्या है नायक नंद किशोर। पूछा जा सकता है कि नंद किशोर की जो है वो किस पात्र का है। इसमें दे देगा इलाचंद्र जोशी के जितने भी रचनाएं हैं उसमें से नाम दे दिया जाएगा और पूछ दिया जाएगा कि नंद किशोर किस उपन्यास के पात्र है। तो सन्यासी जो है वो नंद किशोर पात्र है। नंद किशोर के अहम भाव का मनोविश्लेषण किया गया है। यह उपन्यास जो है वो आत्मकथात्मक शैली में लिखी गई है। शीर्षक के अनुसार जब नंद किशोर अंत में क्या होता है सन्यासी होकर वो देश सेवा में लग जाता है। तो इतना याद रख लीजिएगा, सन्यासी है तो सन्यासी कोई ना कोई तो पात्र होगा, तो नंद किशोर पात्र है और वो सन्यासी देश सेवा में लग जाता है। बात करते हैं पर्दे की रानी। पर्दे की रानी 1942 में। इसकी विशेषता के बारे में बात करते हैं। उपन्यास में ऐसी नायिका, कौन सी नायिका निरंजना। निरंजना का चित्रण है जो खूनी पिता तथा वेश्या मां की पुत्री होने की जानकारी के पश्चात हीन भावना से ग्रस्त हो जाती है तथा समाज के प्रति घृणा भाव रखने लगती है। जो पर्दे की रानी है उसमें उपन्यास में ऐसी नायिका है जिसका नाम है निरंजना, उसका चित्रण किया गया है। जो खूनी पिता, उसके पिता क्या थे खूनी थे और वेश्या मां की पुत्री होने की जानकारी उसे जब जानकारी प्राप्त होती है तो पश्चात जब हो जाता है, जब उसको ये सब जानकारी मिलती है कि मेरा पिता खूनी है, मेरी माँ वेश्या है, मैं उसकी बेटी हूँ, तो ये सब पश्चात क्या करती है वो हीन भावना से ग्रस्त हो जाती है और समाज के प्रति वो क्या करती है एक घृणा भाव उसमें आ जाती है, वो घृणा भाव रखने लगती है। तो ये पर्दे की रानी रचना है 1942 में। अब बात करते हैं प्रेत और छाया। प्रेत और छाया का देखिए 1944 पारसनाथ की मानसिक कुंठा का चित्रण किया गया है। प्रेम और छाया में क्या है पात्र है पारसनाथ। ये सारे बहुत ही महत्वपूर्ण हैं क्योंकि यहाँ से उपन्यास से प्रेमचंद योगिन और प्रेमचंदोत्तर युग से कई प्रश्न बनते हैं। 2-3 तो प्रश्न बनते ही हैं, तो ये बहुत ही महत्वपूर्ण है, इसलिए इसको याद रख लीजिएगा। प्रेम और छाया 1944 पारसनाथ की मानसिक कुंठा का चित्रण किया गया है। निर्वासित। निर्वासित उपन्यास देखिए 1946 में लिखी गई है। निर्वासित उपन्यास में महीप और नीलिमा के प्रेम का चित्रण यहाँ पे दिखाई देता है। महीप और नीलिमा के प्रेम का चित्रण दिखाई देता है। अब है मुक्तिपथ 1948।
सुबह के भूले 1951, जिप्सी दिस इज मोस्ट इम्पोर्टेंट जिप्सी 1952, मनोविश्लेषणवाद एवं सामाजिक भावना का समन्वय किया गया है। जिप्सी में मनोविश्लेषणवाद एवं सामाजिक भावना का समन्वय दिखाई देता है। जहाज का पंछी, जहाज का पंछी जो है वो लिखा गया है 1954 में। ईमानदार एवं आदर्शवादी व्यक्ति के कष्टों का चित्रण किया गया है। इसमें ईलाचंद्र जोशी ने का सर्वाधिक प्रसिद्ध उपन्यास है। जहाज का पंछी जो है क्या है, सर्वाधिक, जिस तरह से हमने देखा कि जैनेंद्र का क्या है, त्यागपत्र बहुत ही महत्वपूर्ण है और बहुत ही प्रचलित हुआ वो जो उपन्यास है जैनेंद्र जी का, उसी प्रकार जो है जहाज का पंछी, जहाज का पंछी ईलाचंद्र जोशी का भी सर्वाधिक प्रसिद्ध उपन्यास है। इसमें एक शिक्षित युवा का रोजगार की तलाश में वो भटकता है और भटकते भटकते वो कहाँ चला जाता है, कलकत्ते में भटकता है। वो भटकता जो है वो कलकत्ते में ही भटकता है तथा उसकी प्रक्रिया है, उसकी मनोदशा का चित्रण किया गया है। तो एक बेरोजगार की मनोदशा का यहाँ पे रोजगार रहता है, रोजगार की तलाश में भटकते रहता है, तो उसकी मनोदशा का चित्रण यहाँ पे जहाज की पंछी में दिखाई देता है। कवि की प्रेयसी, देखिए ऋतुचक्र 1969, आधुनिकता के नाम पर पनीपत विसंगति का चित्रण किया गया है। कवि की प्रेयसी 1976, इसमें उपन्यास में कालिदास के नाटक, जो कालिदास के नाटक क्या है, मालविका अग्निमित्रम, उसमें जो चित्रित है पात्र कवि नाटककार सौमिल्लिक के जीवन का काल्पनिक चित्रण किया गया है। सौमिल्लिक, इस तरह से सौमिल्लिक के जीवन का काल्पनिक चित्रण किया गया है कवि की प्रेयसी में। कवि की प्रेयसी नाम से ही आप देख लीजिएगा, थोड़ा सा जानकारी हो जाएगी कि कालिदास के नाटक है और मालविकी अग्निमित्रम में चित्रित है जो पात्र कवि नाटककार सौमिल्लिक के जीवन का काल्पनिक चित्रण किया गया है। अब देखिए यहाँ पे ये सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्ययन, इन्होंने आगे एक प्रौढ़ मनोवैज्ञानिक उपन्यासकार स्वीकार किया है। आगे एक प्रौढ़ मनोवैज्ञानिक उपन्यासकार है, किसने कहा है, सच्चिदानंद वात्स्यायन ने अज्ञे जी को एक प्रौढ़ मनोवैज्ञानिक उपन्यासकार कहा है। तो ये बहुत ही महत्वपूर्ण है। ये आप सारा जितना भी आपको मैंने अज्ञे जी का क्या जैनेंद्र जी का और ईलाचंद्र जोशी का सारा कुछ आपको मैंने जितना भी आपको बताया है, पर्दे की रानी, प्रेत और छाया, जिप्सी, जो सुबह के भूले, मुक्तिपथ, निर्वासित, जहाज का पंछी, ऋतुचक्र, भूत का भविष्य, कवि की प्रेयसी, ये सारी रचनाएं, सारा समय काल बहुत अच्छे से याद रख लीजिए ताकि ये परीक्षा में इसका हम उत्तर बहुत अच्छे से कर सके, गलत ना हो। अब बात करते हैं, यहाँ पे देखिए देवराज के बारे में बात कर रहे थे। अच्छा, एक और बच गया है थोड़ा सा। जैनेंद्र ने सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्ययन को अज्ञे का नाम दिया है। जैनेंद्र ने दिया है। जैनेंद्र, जब ये सच्चिदानंद वात्स्ययन, प्रश्न बनता है कि अज्ञे का नाम किसने दिया है, तो जैनेंद्र। जब जैनेंद्र के पास रचनाएं अज्ञे जी की प्रकाशित होने के लिए गई थी तो इन्होंने देखा था और उस समय कहा जाता है कि नाम जो है वो जैनेंद्र के बारे में जान रहे थे। जैनेंद्र सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्ययन को अज्ञे का नाम दिया है और ये प्रश्न बनता है कि अज्ञे का नाम किसने दिया है, तो जैनेंद्र ने दिया है। जैनेंद्र के बाद हम देखते हैं कि तीसरा नाम आता है अज्ञे जी का। अज्ञे जी का नाम देखिए, अज्ञे के प्रमुख औपन्यासिक कृति है अज्ञे का शेखर एक जीवनी, नदी के द्वीप, अपने अपने अजनबी। 3 रचना है, 3 उपन्यास है। शेखर एक जीवनी 1940 भाग 1 और 1944 भाग 2 भाग हुए थे शेखर एक जीवनी। नेट के सिलेबस में शेखर एक जीवनी लगा हुआ है। तो शेखर के जो नायक शेखर के कौशल का विश्लेषण किया गया है। भाग 2 में शेखर के युवा काल की मानसिक स्थिति का अंकन किया गया है। नदी के द्वीप के बारे में बात कर रहे थे। नदी के द्वीप 1951 में लिखा गया है। रेखा, भुवन और गौरा की प्रेम कथा का वर्णन किया गया है। बहुत ही महत्वपूर्ण है दोस्तों, इसमें से प्रश्न बनते हैं। अज्ञे के अनुसार शेखर की खोज
अंतगोत्वा, अंतोगत्वा है, अंतोगत्वा स्वतंत्रता की खोज है। शेखर की खोज अंतोगत्वा गत्वा स्वतंत्रता की खोज है, आगे के अनुसार है। शेखर एक जीवनी पर रोमिया रोला की पुस्तक जीवा किस्त्रोफ का प्रभाव लेखक ने स्वीकार किया है। लेखक ने यहाँ स्वीकार किया है कि शेखर एक जीवनी में रोमिया रोला की जो पुस्तक है उससे प्रभावित थे, ज्यों किस्त्रोफ से प्रभावित थे। ये लेखक हैं। तो ये आपको ध्यान में रखना है कि शेखर एक जीवनी जो है उस पर रोमिया रोला की पुस्तक है, ज्यों क्रिस्तोफ का प्रभाव यहाँ पे दिखाई पड़ता है। आलोचकों ने शेखर एक जीवनी की आलोचना प्रकाशमान पुच्छल तारा कहकर पुकारा है। प्रश्न बनता है, प्रकाशमान पुच्छल तारा किस रचना को कहा गया है? आलोचकों ने किस रचना को कहा है? तो शेखर एक जीवनी आलोचना को प्रकाशमान पुच्छल तारा कहा है। हम बात कर रहे थे देवराज। इसके बारे में शेखर एक जीवनी की और थोड़ी सी आपको जानकारी दे दूं। अज्ञे ने शेखर के संबंध में लिखा है, मैंने आपको बता दिया है। नदी के द्वीप में जैसे जो इसमें भुवन, चंद्रमाधव, रेखा और गौरा की मनोदशाओं का चित्रण तो किया है। अज्ञे ने नदी के द्वीप को 4 संवेदनाओं का अध्ययन कहा है। बहुत ही महत्वपूर्ण है। नदी के द्वीप को अज्ञे जी ने क्या कहा है? तो 4 संवेदनाओं का अध्ययन कहा है। अपने अपने अजनबी जो उपन्यास है उसमें योके और सेल्मा नामक पात्रों के माध्यम से इस अज्ञे अपने अपने अजनबी में जो पात्र है योके और सेल्मा, ये जो पात्र है उसके माध्यम से उन्होंने क्या किया है? जीवन, मृत्यु और वर्ण की स्वतंत्रता, आस्था आदि से संबंधित सवालों पर विचार किया है। ठीक है, अब बात करते हैं देवराज। बहुत ही महत्वपूर्ण है देवराज। देवराज का आप देखेंगे कि देवराज का प्रथम उपन्यास क्या है? पथ की खोज। पथ की खोज 1951 में प्रेम और विवाह के नैतिकता का प्रदर्शन यहाँ पे किया गया है। उपन्यास का केंद्रीय विषय प्रेम और विवाह की नैतिकता से संबद्ध है। उपन्यास में एक स्त्री या पुरुष के एक से अधिक पुरुषों या स्त्रियों के प्रेम करने की नैतिक प्रश्न को उठाया गया है। क्या उठाया गया है? उपन्यास में एक स्त्री या पुरुष के एक से अधिक पुरुषों या स्त्रियों से प्रेम करने की नैतिकता को दर्शाया गया है। बाहर भीतर का समय काल है 1954। इसमें बाहर भीतर उपन्यास जो है वो दूसरा संस्करण भीतर का घाव से प्रकाशित हुआ था। प्रश्न बन सकता है, भीतर का घाव शीर्षक से या किस रचना को, देवराज की किस रचना से, जैसे बाहर भीतर की रचना से उपन्यास का दूसरा जो संस्करण हुआ है वो भीतर का घाव शीर्षक से प्रकाशित हुआ है। रोड़े पर पत्थर देखिए, मध्यवर्गीय लोगों की कुंठित जीवन की त्रासदी का चित्रण है। 1958 में लिखी गई। अजय की डायरी बहुत ही महत्वपूर्ण है। अजय की डायरी 1960 में लिखा गया। असफल वैवाहिक जीवन एवं प्रेम के त्रासदी का अंत का चित्रण किया गया है। ये सर्वाधिक चर्चित उपन्यास है अजय की डायरी। इसमें गोपाल राय ने के अनुसार मत है कि विश्वविद्यालय परिवार की जब परिसर की वो पृष्ठभूमि, उसमें एक असफल वैवाहिक जीवन, वो जब वहाँ पे के विश्वविद्यालय की बात चलती है, उस परिसर की पृष्ठभूमि में एक असफल वैवाहिक जीवन और मध्य वर्गीय सामाजिक नैतिक मूल्यों के दबाव में प्रेम के त्रासद अंत का चित्रण हुआ है अजय की डायरी में। इसमें भी देखिए ये जानकारी होना आवश्यक है कि अजय की डायरी में क्या बात कही गई है। तो यहाँ पे जो विश्वविद्यालय परिसर की पृष्ठभूमि थी, वहाँ एक असफल वैवाहिक जीवन की बात चल रही थी, मध्यवर्गीय सामाजिक नैतिक मूल्यों के दबाव की बात चल रही थी, उसमें प्रेम के त्रासद अंत का चित्रण किया गया है। यह है अजय की डायरी। अजय की डायरी बहुत ही महत्वपूर्ण है। 1960 जो सर्वाधिक उपन्यास है, प्रसिद्ध उपन्यास है। डॉक्टर देवराज की कृत मैं वे और आप 1969 में लिखा गया। समकालीन जीवन मूल्यों के विघटन का चित्रण किया गया है। इस उपन्यास में स्वयं लेखक ने इसे अजय की डायरी का अगला भाग कहा है।
प्रश्न बन सकता है कि देवराज ने किस रचना को अजय की डायरी का अगला भाग कहा है? तो किसे कहा है? मैं, वे और आप। दोहरी आग की लपट 1973 में प्रेम और दाम्पत्य की समस्या का चित्रण है। दूसरा सूत्र है 1978। तो ये उतना नहीं है महत्वपूर्ण। मैं और वे आप बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो इस तरह से प्रश्न बनते हैं दोस्तों। आप पूरे इसके बारे में जानकारी ले लीजिएगा, जितने भी आपको मैंने बताया है कि किस तरह से प्रश्न बनते हैं। अब देखते हैं, सामाजिक यथार्थवादी उपन्यास की बात कर रहे थे। दूसरा ये अब जो हुआ है वो मनोविश्लेषणवादी उपन्यास हुए हैं। अब देखेंगे सामाजिक उपन्यास या फिर मानवतावादी उपन्यास के अंतर्गत ही। देखिए यहीं पे ये जो रचनाएं हैं, समाजवादी उपन्यास, सामाजिक यथार्थवादी उपन्यास जिसे हम कहेंगे, मानवतावादी उपन्यास को हम सामाजिक यथार्थवादी उपन्यास भी कहेंगे। इसमें देखिए विष्णु प्रभाकर नाम आता है। ठीक है दोस्तों, विष्णु प्रभाकर का नाम आता है, उदय शंकर भट्ट, उपेंद्रनाथ अश्क, अमृतलाल नागर, भीष्म साहनी, अमरकांत, ये सारे सामाजिक उपन्यास के अंतर्गत, प्रेमचंदोत्तर योगिन के अंतर्गत आते हैं। विष्णु प्रभाकर के बारे में हम जानकारी ले लेते हैं। विष्णु प्रभाकर का समय काल 1912 से 2009। ठीक है, 1912 से 2009 इसका समय काल है। इनकी रचना देख रहे हैं, ढलती राज, तट के बंधन, स्वप्नमयी, कोई तो, अर्धनारीश्वर, संकल्प, यहाँ पे दर्पण का व्यक्तित्व, स्वप्न, कोई तो, तट के बंधन, संस्कार। तो इस तरह की इनकी रचनाएं हैं। बहुत ही महत्वपूर्ण है विष्णु प्रभाकर की रचना। इसमें पूछा जाता है अर्धनारीश्वर। अर्धनारीश्वर बहुत ही महत्वपूर्ण है। 1992 में रचना लिखी गई। ये इसमें से बहुत बार प्रश्न बनते हैं। अब हम जान लेते हैं कि इनकी रचना का क्या है। विष्णु प्रभाकर जो उनकी रचना है ढलती राज, 1920 से 36 तक की सामाजिक राजनीतिक स्थिति का चित्रण किया गया है। तट के बंधन, इसमें देखिए ढलती रात के बारे में मैं थोड़ी सी जानकारी दे देती हूँ। इसमें ब्रिटिश भारत के सन 1920 से 1936, अभी मैंने आपको कहा है कि इस समय की सामाजिक और राजनीतिक स्थिति का चित्रण तो किया है। तो ये जो सामाजिक स्थिति का चित्रण किया गया है वो ब्रिटिश भारत के सन 1920 से 36 तक की सामाजिक स्थितियों का चित्रण किया गया है। तट के बंधन, तट के बंधन उपन्यास में प्रेम और विवाह एवं नारी मुक्ति का चित्रण दिखाई देता है। प्रेम और विवाह तथा नारी समस्याओं को केंद्र में रखकर ये रचनाएं लिखी गई। अब देखिए अर्धनारीश्वर बहुत ही महत्वपूर्ण है, जिसके बारे में बात कर रहे थे। स्त्रियों के बलात्कार एवं यातना का चित्रण किया गया है। इस उपन्यास में स्त्री के शोषण, बलात्कार का वर्णन दिखाई देता है। करते हुए विष्णु प्रभाकर ने स्त्री पुरुष संबंधों की जटिलता का अंकन किया है। तो दोस्तों 1992 अर्धनारीश्वर बहुत ही महत्वपूर्ण है, याद रख लीजिएगा। उदय शंकर भट्ट का समय काल 1898 से 1966। 1898 से 1966। पिछला हमने क्या देखा? पिछला समय काल देखा विष्णु प्रभाकर का 1912 से 2009। तो विष्णु प्रभाकर से उदय शंकर भट्ट बड़े हैं, ये याद रख लीजिएगा। ठीक है दोस्तों, जिस तरह से हमने पिछले देखा, पिछले के कौन बड़े थे उसके बारे में जानकारी दी है, तो इसी तरह से उदय शंकर भट्ट जो है किससे बड़े थे? विष्णु प्रभाकर से बड़े थे। चलिए बात करते हैं, इनका समय काल आपको मैंने बताया 1898 से 1966। नए मोड़ देखिए 1954। सुशिक्षित एवं आत्मनिर्भर नारी की व्यवस्था का चित्रण किया गया है। इसमें लोक परलोक, दो आराध्य, इधर देखिए लोक परलोक है ना, ये है लोक परलोक, सागर लहरें और मनुष्य, शेष अशेष,
ये सारी रचनाएं ये बहुत ही महत्वपूर्ण है। सागर और लहरें और मनुष्य, इससे ही समझ में आ रहा है सागर और लहरें। अगर बात करें तो सीधा मुंबई की बातें आ जाती हैं ध्यान में। तो सागर, लहरें और मनुष्य का समय काल है 1956। इसमें किसका वर्णन है, चित्रण किया गया है, तो बम्बई के बरसोवा मछुआरे की जिंदगी का चित्रण किया गया है। बहुत ही महत्वपूर्ण है, इसको याद रख लीजिएगा। सागर, लहरें और मनुष्य के कई विद्वान जो है इस उपन्यास को आंचलिक उपन्यास मानते हैं। सागर लहरें उपन्यास को क्या माना जाता है, आंचलिक उपन्यास माना जाता है। इसमें आपको बताया है कि बरसोवा है ना, पूछा जा सकता है कि बरसोवा के मछुआरों की जिंदगी का वर्णन उदय शंकर भट्ट ने किस रचना में की है, या सागर लहरें रचना में क्या दिखाया जाता है, मैचिंग के लिए दे दिया जाएगा। लोक पर्वों के जो ग्रामीण जीवन पर आधुनिक सभ्यता के बढ़ते प्रभाव का चित्रण किया गया है। आधुनिक ग्रामीण जीवन पर आधुनिक सभ्यता के प्रभाव का, क्योंकि ग्रामीण में आज के स्तर पर देखा जाएगा कि आधुनिकता सभ्यता का प्रभाव बहुत ही ज़्यादा फैल चुका है। तो लोक और परलोक की बात रचना में दिखाई देता है। शेष अशेष में देखिए, शेष अशेष 1960, जिसमें साधु सन्यासियों के पाखंड युक्त भ्रष्ट चरित्र चित्रण का वर्णन किया गया। साधु सन्यासियों का चित्रण किया गया है। ठीक है, अब देखते हैं अगला है भगवती चरण वर्मा, व्यक्तिवादी और नियतिवादी उपन्यासकार है। भगवती चरण वर्मा का देखिए ध्यान, प्रश्न बनता है कि भगवती चरण वर्मा जो है वो किस प्रकार के उपन्यासकार है, तो व्यक्तिवादी एवं नियतिवादी उपन्यासकार है। बहुत ही महत्वपूर्ण है भगवती चरण वर्मा का। तो दोस्तों इसको देखिए, भगवती चरण वर्मा के अंतर्गत इनका समयकाल 1903 से 1981। ठीक है, 1903 से 1981। इनकी रचना है पतन, चित्रलेखा, 3 वर्ष, टेढ़े मेढ़े रास्ते, आखिरी दाव, अपने खिलौने, सीधी सच्ची बातें, भूले बिसरे चित्र, वह फिर नहीं आई, सामर्थ्य और सीमा, धुप्पल, चाणक्य, सबही नचावत राम गोसावी, युवराज चुंडा, थके पाँव इत्यादि। यहाँ पे देखिए पतन की बात करते हैं। पतन की रचना किस तरह की है? पतन रचना जो है अपराध एवं बलात्कार प्रधान ऐतिहासिक उपन्यास लिखा गया है। ये रचना 1927 में लिखी गई है। 1927 में अपराध, बलात्कार ऐसे ऐतिहासिक रचना का वर्णन किया है। इसमें जो रचना मधुरेश ने लिखा है, इस रचना के संबंध में लिखा है, प्रेमचंद और उनकी परंपरा के लेखकों से भिन्न भगवती चरण वर्मा ने व्यक्ति को एक पृथक आधारभूत सत्ता मानते हुए समाज से अलग और हटकर माना। व्यक्तिगत जीवन से संबद्ध प्रेम, नैतिकता, पाप, पुण्य आदि को भी उन समस्याओं के रूप में अपने उपन्यासों में स्थान दिया है। ये मधुरेश का कथन है। चित्रलेखा 1934 में लिखा गया। पाप और पुण्य के नैतिक प्रश्न का चित्रण किया गया है। चित्रलेखा में जो पाप और पुण्य के नैतिक प्रश्न को उठाया है, ये फ्रेंच उपन्यासकार अनातोले, कौन? अनातोले, फ्रेंच उपन्यासकार है अनातोले के उपन्यास क्या थाया का प्रभाव दिखाई देता है। प्रश्न बन सकता है कि चित्रलेखा उपन्यास में पाप और पुण्य के नैतिक प्रश्न को तो उठाया गया है, चित्रलेखा पर किस उपन्यासकार का प्रभाव है? तो फ्रेंच उपन्यासकार अनातोले के उपन्यास थाया का प्रभाव दिखाई पड़ता है। टेढ़े मेढ़े रास्ते, 3 वर्ष, 1936, प्रेम का विवाह में परिणति, इस समस्या का चित्रण किया गया। टेढ़े मेढ़े रास्ते बहुत ही महत्वपूर्ण है। समयकाल है 1946। इसमें देखिए, इस रचना में एक परिवार की दो पीढ़ियों के मध्य जो अंतराल चित्रित किया गया है, और साथ में इसमें गांधीवाद, साम्यवाद और आतंकवाद को टेढ़े मेढ़े और यथार्थ से परे रास्ते के रूप में चित्रित किया गया है।
तो इतना याद रख लीजिएगा, टेढ़े मेढ़े रास्ते में एक परिवार की 2 पीढ़ियों की बात की गई है, जो अंतराल हुआ है, और साम्यवाद, गांधीवाद और आतंकवाद को टेढ़े मेढ़े यथार्थ से यहाँ पे रास्ते के रूप में चित्रित किया गया है। आगे देखते हैं, आखिरी दाव 1950 एक जुआरी की असफल प्रेम कथा का वर्णन है। अपने खिलौने 1957 में दिल्ली के मॉडर्न सोसाइटी पर तीखा व्यंग्य किया गया है। भूले बिसरे चित्र बहुत ही महत्वपूर्ण है। भूले बिसरे चित्र 1959 में 3 पीढ़ियों के जीवन में मूल्य परिवर्तन की बात की कथा कही गई है, बहुत ही महत्वपूर्ण है। 1900 भूले बिसरे चित्र भगवती चरण वर्मा 1959 3 पीढ़ियों के जीवन की बात कही गई है। इस समय 1890 और 1930 की सोच और मानसिकता के बदलाव, पुरानी पीढ़ी के साथ नई पीढ़ी के संघर्ष, औपनिवेशिक शासन के प्रति बुद्धिजीवी वर्ग के मोहभंग और विद्रोह का अंकन किया गया है। इस तरह से रचनाएं यहाँ पे है। सच्ची सीधी बात की बात करते हैं। सच्ची सीधी बात बहुत ही महत्वपूर्ण है। सच्ची सीधी बातें, इसमें राष्ट्रीय आंदोलन को बुद्धिजीवी और नेताओं के दृष्टिकोण से समझने का क्या किया गया है, प्रयास किया गया है। राष्ट्रवादी नेताओं की दृष्टि का मूल्यांकन किया गया है। सबही नचावत राम गोसाई बहुत ही महत्वपूर्ण है। ये प्रश्न कई बार बना है। सबही नचावत राम गोसाई उपन्यास जो है वो 1919 से 1965 तक के इतिहास का चित्रण किया गया है, जिसमें समाज के दूषित भ्रष्टाचारमय जीवन का आलोचनात्मक चित्रण यहाँ पे प्रस्तुत किया गया है। समाज के दूषित भ्रष्टाचार का आलोचनात्मक चित्रण किया गया है। ये देखिए, दिया हुआ है। फ्रेंच उपन्यासकार अनातोले के उपन्यास से प्रभावित थे। उपेंद्रनाथ अश्क के बारे में जान लेते हैं। उपेंद्रनाथ अश्क ने किस तरह की रचनाएं लिखी हैं, बहुत ही महत्वपूर्ण है उपेंद्रनाथ अश्क भी, क्योंकि यहाँ से कई बार प्रश्न बनते हैं। उपेंद्रनाथ अश्क को मध्य वर्ग के चितेरा उपन्यास कहा गया है। प्रश्न बनता है कि मध्य वर्ग का चितेरा उपन्यासकार किसे कहा गया है, तो उपेंद्रनाथ अश्क को कहा गया है। सितारों के खेल, गिरती दीवारें 1947, गर्म राख, बड़ी बड़ी आंखें, पत्थर अल पत्थर, शहर में घूमता आईना, एक रात का नरक, एक नन्ही कंदील का एक अंश, एक नन्ही कंदील, बांधो न इस नाव इस ठाव, निमिषा, पलटती धारा। उपेंद्रनाथ अश्क ने फ्रांसीसी उपन्यास रोमा फ्लू से प्रेरणा पाकर गिरती दीवारें को कई श्रृंखला में लिखा है, बहुत ही महत्वपूर्ण है। उपेंद्रनाथ अश्क ने फ्रांसीसी उपन्यास रोमा फ्लू से प्रेरणा लेकर गिरती दीवारों की कई श्रृंखला उन्होंने लिखा है। अब देखिए, यहाँ पे आप बड़ी बड़ी आंखें हैं, जो आपको मैंने बताया है, बड़ी बड़ी आंखें जो रचना है उपेंद्रनाथ अश्क की, सुमित्रा नंदन पंत ने इसको एक गीति उपन्यास की संज्ञा दी है। प्रश्न बन सकता है कि गीति उपन्यास की संज्ञा किस ने दी है, तो सुमित्रा नंदन पंत ने बड़ी बड़ी आंखें रचना को दी है। लक्ष्मी नारायण लाल व्यक्तिवादी उपन्यासकार हैं। इनकी रचना देखिए, धरती की आंखें, बड़ के भैया, बयां का घोंसला और सांप, काले फूल का पौधा, रूप और जीवा, बड़ी चंपा छोटी चंपा, मन वृंदावन, प्रेमा पवित्र नदी, बड़ के भैया, हरा समंदर, गोपी चंदर, वसंत की रक्षा, देविनी, पुरुषोत्तम, गली अनारकली, कनाट पैलेस, इस तरह की रचनाएं यहाँ पे हुई है, लेकिन ये उतना महत्वपूर्ण नहीं है लक्ष्मी नारायण लाल की। इसमें प्रश्न बनेंगे धरती की आंखें, बयां की घोंसला, इस तरह से प्रश्न बनते हैं।